गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट को पढ़ा। हमने समझा कि मोल कि एक मोल एक क्वांटिटी होती है जिसमें कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोल से ही आगे है कि मोल का मास से क्या रिलेशन है, ठीक है, मोल का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, वो आज के टॉपिक में हम समझेंगे। तो इससे पहले, उस टॉपिक में जाने से पहले हम समझते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इसका फर्स्ट पॉइंट था कि डाल्टन ने कहा था कि जो भी मैटर है, पदार्थ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। जो मैटर का कंपोजिशन है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से है और उन पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। पहला इसका पॉइंट ये था। सेकंड, डाल्टन ने बोला कि किसी एलिमेंट के जितने भी परमाणु हैं उनका एटॉमिक मास सेम होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम सपोज करो सोडियम एलिमेंट की बात कर लेते हैं, तो एक एलिमेंट में बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो उसने बोला कि सारे परमाणु का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है? तो मतलब उसने बोला था कि प्रत्येक, आप नोट कर लेना, कि प्रत्येक तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक जैसा होता है। सेकंड पॉइंट ये था। और थर्ड पॉइंट ये बोला था उसने कि डिफरेंट एलिमेंट, सपोज करो एक हमने सल्फर ले लिया, एक हमने क्लोरीन ले लिया, डिफरेंट एलिमेंट है, एक सल्फर है, एक क्लोरीन है, तो उसने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो परमाणु है उनके जो एटॉमिक मास है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आपको पता है जैसे सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये तीन उसकी परिकल्पनाएं आप ध्यान में रखना कि डाल्टन ने क्या कहा था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट नोट कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक मास। आप जानते हो कि एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, कि एलिमेंट को हम ऐसे दिखाते हैं, एक्स, सपोज करो ये ए है, ये जेड है। एक्स क्या है, हमारा एलिमेंट है कोई, ए हमारा है एटॉमिक नंबर, नहीं सॉरी एटॉमिक मास, और जेड है हमारा एटॉमिक नंबर। ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। एटॉमिक नंबर मतलब इसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक, ये होता है परमाणु क्रमांक, और एटॉमिक मास इसको बोला जाता है परमाणु भार। ठीक है, और एक्स एलिमेंट कोई सा भी, चाहे सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन कोई भी हो, वो सेंटर में रखा जाता है, उसके एटॉमिक नंबर को लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ रखा जाता है, और उसके एटॉमिक मास को ऊपर की तरफ रखा जाता है, राइट में। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आगे इसके बारे में डिटेल में आप थर्ड चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल, उसमें पढ़ोगे। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या चीज है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो देखो एटॉमिक मास कैसे हम समझेंगे। एटॉमिक मास, देखो बच्चों, अब एटम क्या है, टाइनी पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उसके मास को डायरेक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। उसके मास को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये देखा गया कि जो एटॉमिक मास है उसको किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए एक रेफरेंस लिया गया। अब जैसे क्या है कि हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं, हम सपोज करो कि 1 किलो आलू खरीदने चले गए, ठीक है, तो दुकानदार क्या करता है, वो सिर्फ हाथ से तोल के तो देता नहीं है, उसने क्या है एक रेफरेंस रखा है, उसने बाट रखे होते हैं। तो वो क्या करता है कि एक साइड बाट रखता है, एक साइड आलू रखता है। ठीक है, फिर वो देखता है कि दोनों उसके बराबर हो गए, तो फिर वो कहता है कि ये 1 किलो का अमाउंट हो गया। तो किसी भी चीज को तोलने के लिए, उसके वजन के लिए क्या है, एक रेफरेंस चाहिए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे, तो उन्होंने बोला कि एटम का मास, बहुत पुरानी बात है ये, क्योंकि अब तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक हो गई है जिससे एटॉमिक मास पता चल सकता है, लेकिन तब उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंस रखा। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा रेफरेंस चुना जाए जिसके कंपैरिजन में फिर हमें बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास निकाले जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले एटॉमिक मास की डेफिनेशन। एटॉमिक मास मतलब किसका मास, एटम का मास। तो एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होगी कि किसी तत्व के एक परमाणु के मास को एटॉमिक मास बोलेंगे। किसी तत्व के एक परमाणु के जो मास को एटॉमिक मास बोलेंगे, तो ये हो जाएगा किसी
मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, उसको क्या बोला जाएगा, एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी ना, तो उसमें ऊपर की साइड एटॉमिक मास लिखा रहता है, इधर की साइड एटॉमिक नंबर लिखा रहता है। तो जो एटॉमिक मास है वो उसके एक एटम का एटॉमिक मास है। क्लियर है इतना? अब देखो क्या है, अब अगर हम किसी वैसी बात करें कि जैसे सपोज करो मेरा वेट कितना है, 50 kg है, तो वेट हम किस में नाप रहे हैं, केजी में नाप रहे हैं। ओके, लेकिन जो एटम है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, तो इसका मतलब उसको भी नापने की कोई यूनिट होगी, जो कि मतलब ग्राम से भी बहुत ज्यादा छोटी होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास की यूनिट होती है वो होती है AMU, नोट कर लीजिए, या फिर इसको क्या बोला जाता है, यू भी बोला जाता है, या फिर इसको DA, डाल्टन भी बोला जाता है। तीनों एक ही चीजें हैं। क्लियर हो रहा है इतना? एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, यू से होता है यूनिफाइड मास, ठीक है, और DA से क्या होता है, डाल्टन होता है। तो एटॉमिक मास की ये यूनिट होती है, इसे नोट कर लेना। तो जो भी आपके एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रहते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, आपने देखा होगा 4 होता है, तो वो क्या होता है 4 AMU। तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, AMU, इसको शॉर्ट में U भी लिखते हैं, इसको DA भी लिखते हैं, तो जनरली U और AMU प्रचलित है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सब नोट कर लो। इतना फिलहाल पता चल गया ना कि ये यूनिट इसकी AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, अब देखो, हाँ, अब हमें ये देखना है कि जो ये यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है, इसमें भी कुछ ग्राम होगा, कुछ अमाउंट होगी ना इसमें, इसको ग्राम में हम कैसे मेजर करेंगे, तो चलो अब समझते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बता रही थी कि एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस लिया गया, तो एक रेफरेंस की हमने बात कर रहे हैं, एक रेफरेंस लिया गया, और ये रेफरेंस चूज किया गया कार्बन 12 को। ठीक है, कार्बन 12 एटम को रेफरेंस चूज किया गया कि जो बाकी जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो इसके रेफरेंस में हम निकालेंगे। ठीक है, मतलब इसके रेफरेंस, इसको मान लिया कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास इतना है, उसके हिसाब से बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, बाकी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान निकाले जाएंगे। अब इसको रेफरेंस चूज, अब देखो क्या है ना, इसको स्टैंडर्ड मान रहे, तो इसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन कि मतलब कार्बन 12 में ही स्पेशल ऐसा क्या है कि इसको ही रेफरेंस माना गया है, बाकी एलिमेंट्स, बाकी एटम्स को नहीं माना गया है। क्लियर हो रहा है इतना? तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी कार्बन 12 की। ठीक है, अब देखो सपोज करोगे किसी को हीरो बनना है, ठीक है, हीरो बनना है, तो हीरो बनने के लिए उसके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कि उसको एक्टिंग आनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, वो हैंडसम भी होना चाहिए। थर्ड, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि अगर उसमें ये क्वालिटी है तो वो ये बन सकता है। बात समझ में आ रही? इसीलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया, क्योंकि जो कार्बन है इसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा है। अब देखो ना, हर चीज कार्बन से मिलकर बनी हुई है। ये भी ये देखो कि मैंने तुम्हें केमिस्ट्री की ब्रांचेस बताई थी ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और ये बोला गया था कि ऑर्गेनिक में आप सिर्फ कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करोगे, और इनऑर्गेनिक में बाकी सारे एलिमेंट्स को स्टडी करोगे। तो कहने का मतलब है कि कार्बन इतना ज्यादा है, इतना उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है, मतलब देखो आपकी बॉडी, प्लांट्स, हमारी लकड़ी की जो भी चीजें हो गई, इवन प्लास्टिक की जो चीजें हो गई, ये भी पॉलीमर है, वो कार्बन के कंपाउंड है। तो कार्बन की उपलब्धता बहुत अधिक है, मतलब कोई ऐसा एटम नहीं होना चाहिए कि जो मिल ही नहीं रहा हो। ठीक है, तो कार्बन की सबसे पहली चीज क्या होगी कि इसकी अवेलेबिलिटी, मतलब उपलब्धता अच्छी है, बहुत आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है। सेकंड है, सेकंड क्वालिटी इसके अंदर ये थी कि ये बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव, मतलब समझ रहे हो कि मतलब उसको मतलब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में रखा, उसने रिएक्शन दिखा दी। जैसे सोडियम को बाहर रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो फट जाता है। तो ना तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत ज्यादा सुस्त है ये। ठीक है, मतलब ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, मतलब ये बोला जाएगा कि इसकी रिएक्टिविटी मतलब बैलेंस्ड है ये। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोला जाता है, इसकी जो क्रियाशीलता है वो क्या है,
लो है, कम है इसकी क्रियाशीलता, लो रिएक्टिविटी। तो ये कुछ चीजें देखी गई और देखा गया कि हाँ कार्बन 12 जो एटम है उसके अंदर ये चीजें हैं, वो आसानी से अवेलेबल भी है, वो ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो कार्बन 12 को रेफरेंस माना गया। बात समझ में आ रही? और ये माना गया कि जो मास है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, अभी 12 भी अभी रहने दो, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इसलिए बोला गया कि क्योंकि इसके भी बहुत ज्यादा इसके भाई बहन है, मतलब कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन इसीलिए इसको मेंशन किया कि कार्बन 12 की बात की जा रही है। ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ये माना गया 12 AMU। इसको नोट कर लेना। जब इसको रेफरेंस चूज कर दिया, इसको चुन लिया इन्होंने कि हाँ ये हीरो है सारे एलिमेंट्स का, ये हीरो है, और ये माना गया कि जो भी इसके एक एटम का मास है वो 12 AMU के बराबर है। अब ये 12 AMU के हिसाब से ही बाकी एटम्स के मास डिसाइड होंगे। तो क्लियर हो गया इतना? सो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 AMU। इतना क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि जो मास है वो क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब उसको किसी के सापेक्ष हम लिखते हैं। तो जनरली उसको RAM से हम डिनोट किया जाता है, RAM मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब आपेक्षिक परमाणुक द्रव्यमान। क्लियर हो रहा है? तो उसको जनरली एटॉमिक मास ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तो ये सब नोट कर लो कि मास की क्या स्टैंडर्ड माना गया था। स्टैंडर्ड ये माना गया था, उसकी ये क्वालिटी थी। उसके बाद ये माना गया कि इसके कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU है। क्लियर है इतना? अब आगे देखो, अब देखो इसका मतलब है, यहां से देखो 12 AMU ये किसके बराबर है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। बस वही तो है, इसको लेफ्ट में ले गए, इसको राइट में लेके बात एक ही है। ठीक है, तो यहां से 12 AMU इसके बराबर है, तो यहां से 1 AMU हो जाएगा। 1 AMU विल बी 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इसको भी नोट कर लो, इसे भी हाईलाइट करो, एक बॉक्स में पैक करो, इसे नोट कर लो। ठीक है, अब देखिए 1 AMU आया 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब इसको आगे समझेंगे। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया बाद में कि जो कार्बन 12 का एक एटम है उसका मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया। तो इसको अगर मैं आगे कैलकुलेट करूंगी तो ये हो जाएगा 1/12 ऑफ 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे, कर लेना, तो ये आएगा, नीचे लिखती हूँ, ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आगे समझो इसको। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा बाद में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ कि वो रिजल्ट कैसे आया। ठीक है, आप देखो, अब आपको पता है ना एवोगैड्रो नंबर क्या है। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। तो ये देखा गया कि 1/6.022 इंटू 10⁻23 ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। 1 पॉइंट कैलकुलेशन करके देख लेना, ये 10⁻⁻24 के बराबर आएगा कैलकुलेट करके, मतलब 1/ ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो कहने का मतलब है कि मैं इस वैल्यू को 1/ ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। क्लियर है इतना? आप देखिए, अब इसको, ये क्या है, 1 मोल है,
हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया, यहाँ से मैंने इसकी जगह पे मोल लिख दिया, ये ग्राम ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा निकला ग्राम पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका मतलब है कि एक एएमयू किसके बराबर है, ग्राम पर मोल के बराबर है। क्लियर हो रहा है इतना कि एक एएमयू किसके बराबर है, ग्राम पर मोल के बराबर है। इसे नोट कर लो। और अब एक चीज और समझो, चलो इसे उतार लो, फिर इसको मिटा के करवाती हूँ। इसे कर लो। तो देखो स्टूडेंट, हमारा निकला कि 1 एएमयू इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल, कि ये इसके बराबर है। अब आगे देखिए, अब हमने क्या माना था, माना गया था ना कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 एएमयू, मतलब एक एटम का मास 12 है। तो ऐसे 2 एटम का मास कैसे निकालेंगे, 12 गुणा 2 करके निकालेंगे। 3 एटम का मास कैसे निकालेंगे, 12 गुणा 3 करके निकालेंगे। लेकिन अगर मैं बोल रही हूं कि मुझे चाहिए कि मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, क्योंकि 1 मोल में क्या है, कितना पार्टिकल्स है हमारे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है हमारे। जब एक का मास 12 के बराबर है, 2 का मास 12 गुणा 2 के बराबर होगा, तो ऐसे ही इतने एटम का मास किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 12 गुणा, अब ये क्या है, मोल है ये, 12 गुणा 6.022, चलो इसे लिख दिया 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और ये एएमयू एज सच। अब इतना क्लियर है। अब देखिए 12 इंटू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, Na से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एएमयू, ठीक है। मतलब 12, Na को क्या कहते हैं, 1 मोल, तो 12 मोल, और एएमयू का मान यहां से क्या निकला, ग्राम पर मोल, तो ये हो गया ग्राम पर मोल। तो यहां से आ गया 12 ग्राम, मोल से मोल कैंसिल हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, जब मैंने बात की 1 एटम की, जब एक एटम की बात कर रहे थे तो इसका मास था 12 एएमयू, और जब हमने बात की 1 मोल की तो मास आया हमारा 12 ग्राम, ठीक है। तो देखो डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आया हमारा, क्वांटिटी तो सेम है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, लेकिन डिफरेंस आया कि यूनिट यहाँ पे एएमयू है और यहाँ पे ग्राम है। और इसका मतलब कि अगर एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो उसका मास किस में लेते हैं, एएमयू में लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है कि मास ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम, तो इसका मतलब है कि ये जो 4 ग्राम मास है वो हीलियम के 1 मोल का है। क्लियर हो रहा है, इसको मैं आगे समझाती हूँ। मतलब ये है कि इस ढंग से लिखा जाएगा कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम ये है 4 एएमयू, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम इक्वल टू 4 ग्राम। तो डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि जहां पे ग्राम है, अगर यूनिट ग्राम में है तो वहां पे 1 मोल की बात हो रही है, और अगर यूनिट आपकी एएमयू में है तो वहां पे एटम की बात हो रही है। अब एटम भी हो सकता है, वहां पे मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन जहां पे ग्राम होगा वहां पे मोल होगा, इसको हमेशा ध्यान में रखना। क्लियर हो रहा है इतना। अब देखो यहाँ से एक रिलेशन निकला है इसी से, किसके बीच में, मोल के बीच में और मास के बीच में, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, इतना हमने पढ़ा था। अब जब हमने इतने एटम का मास निकाला तो वो किसके बराबर आया, एटॉमिक मास 12 के बराबर आया, 12 के बराबर आया, लेकिन क्या है यहाँ पे यूनिट ग्राम आ गई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम,
ठीक है, एटम एटम हैज मास इक्वल टू, मास किसके बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, सिर्फ यूनिट का अंतर है, तो हम उसको सिर्फ एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको ग्राम एटॉमिक मास। तो मास किसके बराबर हो गया, इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम। इसे नोट कर लो, ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए अभी हमने रिलेशन समझा। देखिए मास ऑफ 1 मोल, जो 1 मोल के मास को एक हमने टर्म दी होती है उसको कहा जाता है मोलर मास। 1 मोल के मास की अगर बात कर रहे होते हैं तो उसे मोलर मास बोला जाता है। ठीक है, मोलर मास। अब 1 मोल अगर एटम का है, अगर 1 मोल किसका एटम का है तो उसको बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। एटम की बात हो रही है ना, इसलिए एटॉमिक मास और यूनिट क्या होनी, उसकी ग्राम में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल है तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है, यूनिट उसकी ग्राम में होनी चाहिए, इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन निकला कि 1 मोल ऑफ एटम, अगर एटम की बात हो रही है तो 1 मोल में Na एटम होते हैं, Na मतलब वो एवोगैड्रो नंबर, और उसका जो मास होता है इक्वल टू होता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, कि उसका जो एटॉमिक मास है उसका वो ग्राम में होना चाहिए। तो अगर 1 मोल की बात हो रही है तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो ये बराबर होगा Na मॉलिक्यूल के, उसका मास बराबर हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अभी इसका ये मत सोचना कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास तो आपको पता है कि आपका दिया रहता है कि सोडियम का इतना है, क्लोरीन का इतना है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल बस इतना समझना है आप लोगों को कि अगर यूनिट AMU है तो वो या फिर एटम की, एक एटम की बात हो रही है या फिर एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है ना, तो इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अगर ये ग्राम में है, यूनिट ग्राम में है, तो 1 मोल की बात हो रही है। इसमें आपको डिफरेंस समझना है। बाकी अभी आप इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके।